भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन लगभग सेम थी। लेकिन आज इंडिया जहां डेवलपमेंट की नई नई मिसालें पेश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी एक ऐसे लीडर को ढूंढ रहा है जो पीएम की कुर्सी पर पूरे 5 साल तक बैठ सके। जी हाँ, ये बड़ी ही हैरानी की बात है कि बंटवारे के बाद से अब तक पाकिस्तान में एक भी ऐसा पीएम नहीं बना जिसने 5 साल तक गद्दी संभाली हो। क्योंकि या तो वहां सरकार का तख्ता पलट हो जाता है या फिर पीएम की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इन्हीं सब वजहों से पाकिस्तान डेवलपमेंट की जगह अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस में ही उलझ कर रह गया है और आज इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज पाकिस्तान भी श्रीलंका जैसी बर्बादी के रास्ते पर है, जहां जल्दी कुछ बड़े फैसले अगर नहीं लिए गए तो देश में भुखमरी फैल जाएगी। लेकिन फैसला लेगा कौन? वहां की गवर्नमेंट जो लोगों की सुनने को तैयार नहीं है, या फिर आर्मी जो सरकार के साथ साथ पूरे देश को अपने इशारों पर नचा रही है? पाकिस्तान आखिर इस तबाही पर कैसे आ खड़ा हुआ? क्यों इस देश के हर हिस्से में आज प्रोटेस्ट छिड़े हुए हैं? आइए जरा गहराई से जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये देश ऊपर वाले के भरोसे चलता है एंड वहाँ की अनस्टेबल गवर्नमेंट और देश के लंबे टाइम से चल रहे तनाव से ये स्टेटमेंट काफी हद तक सच भी लगता है। क्योंकि सेपरेशन के इतने साल बाद भी अगर कोई देश अपना पीएम ढूंढने में ही लगा हो तो देश में क्राइसिस तो आएंगे ही। हर बार पॉलिटिकल ड्रामा होने के बाद इस देश को पीएम तो मिल जाता है, लेकिन 5 साल का टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही उसका तख्ता पलट हो जाता है। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान की बात करें तो वो 4 साल 2 महीने तक पीएम के पोस्ट पर रहे थे, क्योंकि 1951 में रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक स्पीच के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस शूटआउट में कहा जाता है कि पीएम लियाकत अली खान पर सईद अकबर नाम के एक शख्स ने गोली चलाई थी, जिसे एक पुलिस वाले ने वही ढेर कर दिया था। हालांकि इस बात का अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाया है और ना ही ये गुत्थी कभी सुलझ पाई। लियाकत अली के मर्डर के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को पाकिस्तान का पीएम बनाया गया, जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन 2 साल बाद उनसे भी गद्दी छीन ली गई। फिर उनके बाद प्राइम मिनिस्टर की सीट मोहम्मद अली बोगरा ने संभाली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें भी सिर्फ 2 साल में ही कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। इसके बाद चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनकी खुद की ही पार्टी मुस्लिम लीग उनके अगेंस्ट हो गई और उन्होंने 1 साल के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाकर पीएम की गद्दी पर बैठे, लेकिन हुसैन सईद की भी इस पार्टी से नहीं बनी। साथ ही उस टाइम के प्रेसिडेंट इस्कंदर अली मिर्जा से उनके मतभेद हो गए, जिस वजह से उन्हें भी अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। इनके बाद भी जितने नेता प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे वो कभी भी 5 साल तक नहीं टिक पाए। कभी किसी का तख्ता पलट हुआ तो कभी उन्हें डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से खुद ही इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, 1973 में पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसी साल 14 अगस्त को जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पीएम बने। उन्होंने अपने टाइम में इकोनॉमिक रिकवरी की और देश के लिए कई बेहतर फैसले भी लिए। लेकिन 1977 आते आते उनकी पाकिस्तानी सेना से ना जाने क्या खटपट हो गई कि आर्मी ने इनका भी तख्ता पलट कर दिया। लेकिन बात सिर्फ तख्ता पलट तक ही नहीं रुकी, बल्कि उस समय के जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को जेल में डालकर उन पर मार्शल लॉ लगा दिया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को मर्डर के केस में फांसी पर चढ़ा दिया। इस तरह के मर्डर्स, तख्ता पलट और करप्शन ने पाकिस्तान को कभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बनने दिया और अंदर ही अंदर उसे खोखला करता गया। दोस्तों, नवाज शरीफ के करप्शन की कहानी शायद आपने भी सुनी होगी। एक्चुअली 2013 के इलेक्शन में तीसरी बार नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बने और ये इकलौते ऐसे नेता थे जो 3 बार पीएम की गद्दी पर बैठे थे। लेकिन उनकी मुश्किलें तब बढ़ी जब पनामा पेपर्स लीक में उनका नाम सामने आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ पर आजीवन किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठने से बैन लगा दिया एंड जुलाई 2018 में उन्हें इनकम से ज्यादा असेट्स रखने का गिल्टी माना गया और इस जुर्म में उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन नवंबर 2019 में उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इलाज के लिए अब्रोड जाने की परमिशन मांगी। अब हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते के लिए परमिशन तो दे दी,
लेकिन 3 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन आज तक नवाज शरीफ घर नहीं लौटे एंड बाद में उन्हें भी भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान को नेताओं ने तो लूटा ही, लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर ने इस देश की कमर और तोड़ दी। दरअसल रसिया ने जब यूक्रेन के साथ मिलिट्री ऑपरेशन की अनाउंसमेंट की, तो उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान के उस समय के पीएम इमरान खान वहां 2 दिन के दौरे पर गए थे। अब एक तरफ जहां रशियन आर्मी यूक्रेन पर मिसाइल बरसा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान पुतिन से मीटिंग कर रहे थे। ऐसे में काफी लोगों ने इस बात को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि पाक पीएम इस वार का रिबन कट करने गए हैं। इससे कई देशों का पाकिस्तान से मनमुटाव शुरू हो गया। वैसे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अपने इस एक दौरे से पाकिस्तान ने कई बड़े देशों के साथ दुश्मनी ले ली एंड यूक्रेन के साथ भी उसके रिश्ते खराब हो गए। हालांकि दोस्तों, इमरान खान का कहना है कि उनका रसिया जाने का डिसीजन गलत था, लेकिन इसके लिए भी उन्हें आर्मी ने ही फोर्स किया था। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आर्मी कैसे इस पूरे देश को कंट्रोल कर रही है और गद्दी पर बैठे नेता पावर में होते हुए भी आर्मी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर पीएम पद का गलत इस्तेमाल करने, गैर कानूनी तरीके से सरकारी गिफ्ट सेल करने और प्रॉपर्टी जमा करने के आरोप में अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया है। साथ ही 5 साल से पहले वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के अगेंस्ट इमरान खान ने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी रैलियां की एंड 28 अक्टूबर 2022 को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मार्च शुरू किया। लेकिन इसी रैली के दौरान 3 नवंबर 2022 को इमरान खान पर गोली चल गई। मतलब फिर से वही इंसिडेंट जो पिछले 70 सालों से होती आ रही थी। इमरान खान के पैर में गोली लगी, 3 नेताओं को गंभीर चोटें आईं और एक प्रोटेस्टर की जान चली गई। इस इंसिडेंट ने पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा दी। पब्लिक सड़कों पर उतर आई और उन्होंने करंट पीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस हमले के पीछे था कौन, ये अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में इससे भी बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन रेट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ते सियासी वॉर के बीच महंगाई ने भी पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। ऐसे में यहाँ भी वही हाल हो सकता है जो अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुआ, क्योंकि एक तो यहाँ इन्फ्लेशन रेट आसमान छू रहा है एंड दूसरा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। साथ ही लोगों को पेट्रोल के बढ़ते दाम ने भी परेशान कर रखा है। दोस्तों, बाकी देशों की तरह पाकिस्तान भी पेट्रोल पर सब्सिडी देता था, जिसके लिए उसे हर साल एक बहुत बड़े लॉस से गुजरना पड़ता था। इन लॉसेस को कम करने के लिए उसने ऑयल सब्सिडी को कट डाउन करना शुरू कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि अचानक से पेट्रोल के प्राइस में उछाल आ गया। एक तो पहले ही रसिया यूक्रेन वॉर ने ऑयल के दाम में आग लगा रखा था, जिससे सिर्फ 10 महीने के अंदर ऑयल का प्राइस 38% तक बढ़ गया। लेकिन जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सब्सिडी कट की, तो सिर्फ 2 महीने के अंदर पेट्रोल का प्राइस 57% और बढ़ गया। वहीं पेट्रोल के साथ साथ रोजमर्रा में यूज होने वाली चीजें जैसे 1 लीटर दूध की कीमत 150 रुपए, चीनी 100 रुपए किलो, अंडे 141 रुपए डजन एंड टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों पर महंगाई का क्या असर पड़ रहा होगा। पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी FBS के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक इलेक्ट्रिसिटी का रेट 57% बढ़ गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एंड इसी के चलते पाकिस्तानी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम करने के लिए नए नए नियम बना रही है। जैसे देश में बाजारों को रात 8:30 बजे तक ही बंद कर दिया जाए, मॉल और मैरिज हॉल रात 10 बजे तक ही ओपन रहेंगे, इलेक्ट्रिक फैंस और बल्ब्स का प्रोडक्शन जुलाई 2030 तक को सस्पेंड कर दिया जाए। साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करने के लिए सारी मीटिंग्स दिन के उजाले में की जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगता है कि इस तरह के नियमों से वो 30% तक बिजली की खपत कम कर सकते हैं, जिससे 62 अरब रुपए की बचत होगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा पाकिस्तान के कई हिस्सों में आज वीट क्राइसिस आ गया है एंड अगर इससे जल्द ही नहीं निपटा गया तो कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी लोगों की थाली से रोटी भी गायब हो सकती है।
अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ रोजाना 7,60,000 किलो गेहूं की खपत होती है, लेकिन आज सिर्फ 4,20,000 किलो गेहूं की सप्लाई ही मिल पा रही है। एंड इसका सबसे बड़ा वजह है पाकिस्तान में आई हुई बाढ़, जिसने सिर्फ फसलों को ही बर्बाद नहीं किया बल्कि 3.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। 1,300 लोगों की मौत हुई, 82 लाख एकड़ की फसलें बर्बाद हो गईं, और इससे पाकिस्तान को टोटल 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसे में पाकिस्तान के बढ़ते इन्फ्लेशन और गरीबी का जिम्मेदार अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ साथ ये बाढ़ भी है। दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी ही कि तभी बलूचिस्तान का सेपरेटिस्ट मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया। दरअसल भारत के बंटवारे के टाइम से ही बलूचिस्तान के लोग अलग देश की मांग करते रहे हैं। उन्हें कभी भी पाकिस्तान के साथ रहना पसंद नहीं था। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। एंड यहाँ की खास बात यह है कि इस जगह पर नेचुरल रिसोर्सेज भरी पड़ी है। यहाँ कोल, यूरेनियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस और कॉपर का बहुत बड़ा भंडार है। दोस्तों, कुछ समय पहले पाकिस्तान ने यहाँ चीन के साथ कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, एंड ये दोनों मिलकर भारी मात्रा में वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, जिसके चलते लोग इसके और भी अगेंस्ट हो गए हैं। बलोच नेशनलिस्ट लीडर्स का कहना है कि पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बर्बाद कर रही है। उन्हें देश के बाकी लोगों की तरह राइट्स भी नहीं मिल रहे, एंड पाकिस्तानी आर्मी वहाँ किडनैपिंग, हरासिंग और लोगों का मर्डर कर रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका सेपरेटिस्ट मूवमेंट और भी तेज होता जा रहा है। दोस्तों, बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जो कभी पूरी तरह पाक गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहा है। यहाँ गवर्नमेंट से ज्यादा कबीलाई सरदारों की चलती है। इन लड़ाकू कबीलों का अपना अलग और हैरान करने वाला कानून है, जिसके तहत हाथ के बदले हाथ और सिर के बदले सिर काटने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, आज पाकिस्तान इस समय बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और जल्द ही अगर इन प्रॉब्लम्स का कोई स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो ये देश पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। वैसे दोस्तों, आप पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट